अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। अब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक 3 वे फाइट जो है वो शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल सीधा साधा महाज था, एक तरफ गवर्नमेंट थी, एक तरफ अपोजिशन थी, लेकिन पिछले चंद दिन से वो जो अपोजिशन के अंदर का महाज है वो मजीद गर्म होता जा रहा है और उसमें आए दिन यानी सुनने में तो ये आता है कि हर जमात जो है, कभी PMLN, कभी पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें ज़रा थोड़ा सा ख्याल से करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो एक बयान जो है वो दागा जाता है, उसके जवाब में दूसरा बयान आता है और उस तरीके से कई दिन हो गए ये महाज गर्म है। अच्छा, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सवाल जवाब से पहले ही उन्होंने जो है वो नून लीग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कहा कि कौन कैसी ऑपोजिशन कर रहा है। सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि दूसरे दोस्त जो हैं वो ऑपोजिशन से ही ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मामला खत्म नहीं हुआ। अब क्योंकि मुझे लगता यूं तो जब मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नजर आ रहा था कि बिलावल साहब जो है वो आस्ता आस्ता वार्म अप हो रहे हैं और उसके बाद उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की विक्ट्री के हवाले से ये कहा। मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ऐसे लग रहा है कि शायद यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हजम नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। तो छोटे छोटे जेलसीज की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी जेलसीज हैं जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे, उससे हुआ ये है कि अब बाकायदा तौर पर जो है वो अपोजिशन जो है उसके 2 ब्लॉक्स बन गए सेनेट में। ये जो अनाउंसमेंट आई और उसमें 5 जमातें जो हैं वो एक तरफ हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि 27 सेनेटर उनके पास हैं और ANP और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ हो गई। अब ये एक तरफ तो ये महाज चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो एक टग ऑफ वॉर थी वो उसमें भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। और उस ऊपर से सोने पे सुहागा जब हुकूमत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब वो उस तरह की गड़बड़ें करती है जैसे कि उन्होंने इस हफ्ते की ECC में एक फैसला हुआ, काबीना ने उसको जो है वो फैसले को फारिग कर दिया, तो जाहिर बात है फिर तनकीद तो होगी और अपोजिशन ने खूब जमकर तनकीद की। आज के प्रोग्राम में जरा इन 2 मामलों पे मैं गुफ्तगू करूंगा कि हमारी सियासत जो है वो क्या एक गर्दाब में फंसी भी है, आपस में लड़ लड़ कर मर कर हम खत्म हो रहे हैं, या वाकई में इसके नतीजे में कुछ शिरफ्त हमें नजर आ रही है मजमूई तौर पर। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे पहले मेहमान हैं, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बात अगर मैं मुसद्दिक साहब आपसे शुरू करूं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अमुन के दोस्त जो हैं वो अपोजिशन से ही अपोजिशन कर रहे हैं, तो ये चार्ज आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये चार्ज बिल्कुल दुरुस्त है उनका? मेरे ख्याल में किसी हद तक तो उन्होंने बात तकरीबन थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज में वही की है जो हम कह रहे हैं कि हमारा 27 का अपना ब्लॉक है और हम उसको लेकर चलेंगे। मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन से ऑपोजिशन है। मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी को अपना फ़ैसला ख़ुद करना है और हमारे जहन में गुमान में अभी ऐसा नहीं है कि बाप पार्टी के अरकान जो हैं या हुकूमती बेंच के अरकान जो हैं उनके साथ एक ब्लॉक बना के हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का काम करें। हमें अजीब सा लगता है और ये फ़ैसला है हमारे ब्लॉक का कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी बाप के हैं, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी बाप के हैं, लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो भी बाप की मदद से आए हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बाप की मदद से अगर आए हों तो ऐसा नहीं कि हम उनको अपोज कर रहे हैं। भाई ठीक है, वो 30 वोट उन्होंने जमा करवाए हैं और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक लेकर। इस ब्लॉक का क्या मतलब होगा? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हुकूमत की किसी पॉलिसी के ऊपर हमारा इत्तफाक राय हो सकता है और हम इत्तफाक राय के साथ चलेंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होंगी अगर बाप की पार्टी के मेंबरान ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, यानी अगर हमारे आप गिनती अपनी देख लीजिए
कि 30 पीपल्स पार्टी के पास हैं और 27 हमारे पास हैं, तो 100 से कम का हाउस है और उसमें से 57 वोट्स हमारे हैं, तो पहले ही सेशन में कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता 57 लोगों की मौजूदगी के बावजूद, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन के अंदर हुकूमती बेंच के भी, ट्रेजरी बेंच के भी लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हुकूमत, ऑपोजिशन के अंदर भी ट्रेजरी बेंच के लोग हैं और हुकूमत के अंदर भी ट्रेजरी बेंच के लोग हैं, और जब मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन के अंदर ट्रेजरी बेंच के लोग हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आके इत्तेहाद किया है या ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हैं, जबकि असल हकीकत उनकी हम कम से कम हमारे जहन में मुख्तलिफ तो यानी 2 ब्लॉक्स भी चलेंगे और पीडीएम का ढांचा भी रहेगा। जी, पीडीएम के हवाले से, पीडीएम मेरे ख्याल में कल जो पार्लिमानी लीडर्स का एक इजलास हुआ है, लोगों ने कहा कि कोई एग्जीक्यूटिव उसका ऐसा नहीं था, वो जो पार्टीज़ जो मुतासिर हुई या जिनके ख्याल में है कि हम मुतासिर हुए इस फैसले से पीडीएम के या इंडिपेंडेंट्स के साथ सरकारी बेंच पे जो बैठते थे उनके साथ इल्हाक करने से, तो उन पार्टीज़ ने अपनी मीटिंग की और उसमें उनका ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी से बैठकर उनसे पूछना चाहिए पीडीएम के फोरम के ऊपर कि आप इसकी वजह बता दीजिए, और फिर उससे डिस्कशन आगे चलेगी, तो फिर पीडीएम फैसला करेगा कि बात आगे कैसे। शर्जील मेमन साहब, अब ये अलग धड़ा बन गया है, अलग ब्लॉक बन गया है, तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये नहीं मानते तो हम शहबाज शरीफ साहब को नहीं मानेंगे। ये फैसला कर लिया है आपने? क्योंकि अलग ब्लॉक होने का तो यही मतलब है कि वो टेक्निकली तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो विक्ट्री हुई है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं मान रहे, तो फिर क्या ये टिट फॉर टैट होगा आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फहद साहब। मैं आपको थोड़ा तफसील में जाना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा। आपको याद होगा कि इसी सेनेट इलेक्शन में जब सारे सूबों में इलेक्शन हुई तो एक पंजाब में इलेक्शन हुई। पंजाब में इलेक्शन में हम पहले से कहते आए थे कि जिस तरह, और हम सिर्फ नहीं कह रहे थे, आपके टीवी चैनल ने दिखाया कि पंजाब के पीटीआई के एमपीएस जिन्होंने दावा किया कि हम जो है वो अलग अपना ब्लॉक बनाएंगे और हम इस वक्त बोजदार साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, जब वो एक मूवमेंट चली और उन्होंने कहा भी, ये भी कहा कि जितने लोग मेरे पास अभी भी मौजूद हैं और भी लोग आने के तैयार हैं, तो अराउंड 30-40 एमपीएस पंजाब के जो हैं वो पीटीआई के सिटिंग एमपीएस वो पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं आज दिन तक। उस मौके में जब एक मूवमेंट चलती है तो पीएमएलएन बगैर किसी भी मशवरे के पीडीएम के सरबराही इजलास में किसी को बताए हुए, कॉन्फिडेंस में लेते हुए, 7 मेंबर पीपुल्स पार्टी के भी थे ना, तो हम तो पीएमएलएन के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने बगैर हमें बताए हुए खामोशी से एक सीट एडजस्टमेंट की पीटीआई के साथ। अब मुझे बताएं, जब एक तरफ आपकी मुखालफत हो रही है, आपने भी इस मुल्क में काफी इलेक्शन देखे हैं, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होती है कि यहाँ पे मैं खड़ा हूंगा, वहां पे आप खड़े होंगे, यहाँ से मैं विड्रॉ करूंगा, वहां से आप विड्रॉ करेंगे। पीएमएलएन ने जब ये सीट एडजस्टमेंट की पीटीआई के साथ, तो उन्होंने ना ही पीडीएम की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया, ना पीपुल्स पार्टी को लिया, और उन्होंने फायदा किसको पहुंचाया? पीटीआई को पहुंचाया। अगर वो फ्रिक्शन जो उस वक्त एक ऑब्वियस था, जो बोजदार साहब से नाला था, पीटीआई की पॉलिसी नाला था, जो टूट रहा था, उनको मायूस किया पीएमएलएन ने, और वो मजबूरन जाके उन्होंने खामोश हो गए वो। लेकिन शर्जील साहब, वो तो ये तो पुरानी बात है ना। इसके बाद फिर आप इसके बाद फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने आपस में ताउन किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन उन्होंने साथ मिलकर जीता। ये मामला तो उसके बाद हुआ है, ये सारी गड़बड़े जो हैं ये तो उसके बाद हुई हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए, क्योंकि हमारी नीयत क्या थी, यही ऑफर जो इनको मिली पंजाब में, वही ऑफर सिंध में मिली कि आप सीट एडजस्टमेंट कर लें। हमने मना किया, हमने कहा हम कॉन्टेस्ट करेंगे, और उसका फायदा क्या हुआ? हमने 1 सीट अपने वोटों से ज्यादा जीती सिंध में, और हमने वो पीटीआई के वोट तोड़े। ओपनली बोलो, पीटीआई के 7-8 बंदे जिन्होंने हमें पीपुल्स पार्टी को वोट दिया। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब इन्होंने ये पंजाब में किया, हमसे बगैर पूछ के किया, बगैर हमारी इजाजत से किया, ना बगैर हमारी मुशावरत से किया, हमने तो नहीं कोई सीज़ हुए। अब अगर सेनेट में पीपुल्स पार्टी ने ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर बनवाया है, जो कि उसके किसके मुकाबले में? एक ऐसे शख्स के मुकाबले में, उनके लिए काफी इज्जत है, वो अच्छे लॉयर होंगे, जिससे पीपुल्स पार्टी को खदशात मौजूद थे कि जो कि बीबी शहीद। शर्जील साहब, वो तो हो गया, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, वो तो ये मामला तो अब सामने ओपन में आ गया ना, कि जिस तरीके से डिसएग्रीमेंट हुआ है और जो कुछ भी हुआ है, इख्तलाफ हुआ है, वो तो सामने आ गया। बिलावल भुट्टो साहब ने आज फिर उसको रिपीट कर दिया।
जानना मैं ये चाह रहा हूं कि आप अब वाकई में ये डिस्कशन हो रही है कि इसका जो नजला है वो आपने नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके ऊपर गिराना है, वहां भी धड़ेबंदी होनी है ऑपोजिशन में जैसे सेनेट में हुई है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते कोई धड़ाबंदी पीडीएम में हो। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा और ऑनेस्ट आपसे पूछूंगा। देखिए, नो कॉन्फिडेंस के लिए हमने इनको कहा, 10 दफा कहा कि पंजाब से शुरू करते हैं और हम आपकी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के मेंबर्स हम आपको तोड़ के देते हैं। नहीं जी, बिल्कुल खामोश। अब उनका उधर वहां इंटरनल मसला है, अगर हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो कहा जी हमजा शहबाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका हक है, हम उनके लिए करना चाहते हैं। खैर, अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा पीएमएलएन को क्या था। अभी बोल रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब मोहतरम है मेरे लिए कि जी सेनेट में नो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। हम कहते हैं सेनेट में नो कॉन्फिडेंस, तो हम तो हमारी जो पिटीशन भी गई है, लेकिन उससे पहले पंजाब में नो कॉन्फिडेंस के लिए हम आपको मेंबर्स तैयार करके दे रहे हैं। फरूख हबीब साहब, ये सामने आपके मामला चल रहा है, आपका काम तो हो गया है थोड़ा सा आसान, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो आपको थ्रेट आ रही थी पीडीएम से वो हो गई है खत्म। अब इशू ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी आपके साथ ताउन ज्यादा बढ़ गई है। तो आपकी राय में, मैं भी आपकी जो गवर्नमेंट ने जो मामला किए मैं आता हूं, लेकिन पहले जरा थोड़ा सा ऑपोजिशन के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको कमेंट चाहूंगा। ये जो मामला हुआ है पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन में, इसमें ये जो बाप के मदद से यूसुफ रजा गिलानी साहब बने हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये आपके ताउन से हुआ है, आपकी मुशावरत से हुआ है, पीटीआई फुली इसमें इन्वॉल्व है, ये जो पूरा प्लान बना है उसका हिस्सा है पीटीआई, ये बात दुरुस्त है? देखिए, बात ये है कि ताउन तो इन दोनों ने एक दूसरे से किया ना। मामला ये है कि पीएमएलएन ने सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो ये किया कि 80 सेनेटर्स थे उनके कौमी असम्बली के अंदर और वो बड़ी जमात थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ ये किया कि अपना उम्मीदवार लाने की बजाय उन गिलानी साहब को उम्मीदवार बना दिया, जिनको नाहल नवाज शरीफ ने करवाया था, मरियम सफदर साहिबा के वाले साहब ने। उसके बाद जियो भुट्टो के नारे भी लगाए, बिलावल को छोटा भाई भी बनाया, खुद को आसफा और बख्तावर की जगह भी ले गई, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलूबा नताइज जो वो हासिल करना चाहती थी इस्तीफ़ों की शक्ल में वो हासिल नहीं कर सकी। जरदारी साहब ने उसकी लिए शर्त रख दी, मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएँ। कहाँ ये मिल के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और आज से 15-20 रोज़ पहले गिलानी साहब बहुत अच्छे थे और उनसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं था। हमने इनसे तारीफ़ें सुनी हैं, मुसद्दिक साहब हमारे भाई बैठे हैं, बाकी इनके पीएमएलएन के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी की तारीफ़ों के अंदर ज़मीनों आसमान एक किए हुए थे। आज एक दम क्या वजह हो गई है कि जब अपोजिशन खुद अब एक दूसरे की अपोजिशन बन पड़ी है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ते लड़ते इन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया और उसमें एक की हार हो गई जो कि पीएमएलएन और इनका इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो रोना धोने की एक फ़ज़ा कायम हो गई। अब मामला जवाब तो इन्होंने एक दूसरे को देना है, सवाल भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो अपनी जगह के ऊपर जो अपनी उसकी स्टेटेड पोजीशन है आज भी उसके ऊपर कायम है। चेयरमैन सेनेट जो है वो हमारे कोलिशन से, हमारे इत्तेहाद से बना। पीटीआई आज भी सेनेट की सबसे बड़ी जमात है। ना ही पीटीआई के किसी रुकन ने जाकर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनने के लिए वोट दिया, लेकिन जहाँ पर जो रसवाई और शर्मिंदगी और जो अदम एतमाद, अदम यकीनी, बेतबारी की फ़िज़ा सामने आई है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है और एक दूसरे को सिलेक्टेड भी इन्होंने कहना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये इशू तो ठीक है। देखिए, ये नहीं, आप मुझे बताएं ना, आपके लिए अब बड़ा हदफ पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है? दोनों तरफ टू फ्रंट वॉर हो रही है पीएमएलएन की। उधर बिलावल साहब जितना इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उतना वो पीएमएलएन पे कर रहे हैं, वाइस वर्सा। तो अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आपके लिए एक्चुअल हदफ क्या है? नहीं, कोई हर्ज नहीं जी, वो जितनी तनकीद चाहें करें, उसमें वो एक सियासी जमात हैं, वो सियासी तनकीद करने का हक रखते हैं, हम उनको क्यों रोकेंगे सियासी तनकीद करने से? वो ज़रूर करें। शर्जील मेमन साहब भी हमारे भाई हैं, वो भी अगर तनकीद करेंगे तो बरहक है। वो हम अलहदा पार्टी के अरकान हैं। हमारा एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक के अंदर एग्रीमेंट्स कुछ हुए थे। एक एग्रीमेंट ये था हमारा, ताकि गुड फेथ के अंदर हम इकट्ठे चल सकें, कि जो चेयरमैन हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो हम सपोर्ट करेंगे JUIF से, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे पीएमएलएन से।
अब अगर इसको दोबारा से ज़ेर गौर लाने की कोई वजह थी तो वो पीडीएम के फोरम पे हो जानी चाहिए थी, और अगर वो नहीं हुई है तो ठीक है, वोट्स जमा किए जा सकते थे, ये उनका जमहूरी हक है कि ये अपने वोट्स जमा करवाएं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं या चाहें कि हम बाप के साथ मिलके एक ऑपोजिशन बनाएं, तो हमें समझ नहीं आती कि उस ऑपोजिशन का मकसद क्या है। यानी जमहूरियत में होता ये है कि आप अवामी मुफाद में हुकूमत बिल लाती है और अवामी मुफाद में जो अपोजिशन है उसका बहुत ज़बरदस्त तनकीदी जायज़ा लेती है। जब दोनों तरफ हुकूमती लोग बैठे हों, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, तो फिर अपोजिशन काहे की होगी, तो रंजिश फिर आपकी ज्यादा इस टाइम पीपल्स पार्टी से है? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैंने तो आपको पहले बताया, आपने पूछा ब्लॉक कैसे काम करेगा। मैंने कहा अगर कोई महंगाई पे बात हो रही है तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपना एक ब्लॉक, अपना एक वाज़ेह नुक्ता नज़र लेकर चलना चाहते हैं। उससे गर्ज नहीं, पीपल्स पार्टी अगर चाहती है उल्टाना या चाहे उल्टाना किसी को नेशनल असेंबली में तो चाहे उल्टा। लेकिन ये बात तो डॉक्टर साहब ठीक है ना कि पीडीएम फेल हो गई है। पीडीएम है, देखिए पीडीएम के अंदर जो ये पहले भी बहुत ये बात होती रही है कि पीडीएम के अंदर हमने एक मंजिल की तरफ जाना है। कुछ लोग 60, 70, 80% चीज़ों के ऊपर हमारी इत्तेफाक राय होगी, हम इकट्ठे चलेंगे। अब जिस जंक्चर पे हम आ गए हैं, बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि कुछ चीज़ों पे हमारी बिल्कुल इत्तेफाक राय नहीं है, चाहे वो रेजिग्नेशंस हों, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतना बड़ा मुकदमा नहीं था कि पीडीएम के फोरम पे ना लाया जाए और यकलख्त हमें पता चले कि बाप की मदद से कुछ कागजात जमा हो गए। ये पीडीएम के फोरम पे डिस्कस हो जाना चाहिए था, जो भी पीडीएम फैसला करती। लेकिन अल्टीमेटली तो ये फेलियर दोनों जमातों का है ना। अल्टीमेटली तो बेनिफिशियरी फरूख हबीब साहब हैं, बिल्कुल क्लियरली बेनिफिशियरी। देखिए बात ये है कि आपने तो जो ये जंग करनी है वो अवामी मुफाद में करनी है। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हम मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, हमारे नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हैं, हर चीज़ पर हमारा इत्तफाक हो नहीं सकता। जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय है उसको लेकर आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए पीपल्स पार्टी मोहतरम है, हमारे लिए बिलावल साहब मोहतरम है, हम लेकर चलेंगे जहां तक हम बाइफकेट नहीं करते। अगर किसी जगह पे हमें नज़र आए कि ये हमारे लिए, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है कि काबिल कबूल नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो रास्ते वो होंगे जहां पे हम अलग-अलग। शर्जील साहब, ये एक आखिरी मुझे बताएं, फिर मैं जरा थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो मामला है उस पर आना चाहता हूं। एक्सप्लेनेशन कॉल की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एएनपी की, कि किस तरीके से उन्होंने ये मामला को आगे बढ़ाया। आप अभी तक ये कह रहे हैं कि पीडीएम की छतरी बरकरार है, तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, आप जाएंगे, उन्हें बताएंगे, उनके सामने हाजिर होंगे, अपनी सफाई पेश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि सारा मामला क्या हुआ है, ये करने के लिए तैयार हैं? देखिए फाद साहब, 2 मिनट लूंगा अनइंटरप्टेड। आई रिक्वेस्ट यू। पहली बात ये कि अगर एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है तो पहले तो उस पर नहीं होनी चाहिए कि जिन लोगों ने पीटीआई के साथ, जिससे मेन लड़ाई है, मेन लड़ाई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ नहीं है, मेन लड़ाई हमारी पीटीआई के साथ है, इमरान खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गवर्नमेंट का, हमारी मेन लड़ाई जो है वो इमरान खान की पार्टी के साथ है। जो पार्टी अगर इलेक्शन इत्तेहाद करती है पीटीआई के साथ पंजाब में सेनेट में, क्या उस पर एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं होनी चाहिए? मेरे मोहतरम दोस्त मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि ये लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन इतनी बड़ी बात नहीं थी, पीडीएम में ले आते। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन वाकई इतनी बड़ी बात नहीं थी और उसको पीडीएम में आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जो आपने सीट एडजस्टमेंट की पीटीआई के साथ पंजाब असेंबली में, क्या वो बड़ी बात थी या नहीं थी? मुझे तो अफसोस है कि उस वक्त मीडिया ने उसको इस तरह हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि सब सेनेट इलेक्शन लगे हुए थे कि इतनी बड़ी बात। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पार्टी, सर मेरी बात सुनिए, नवाज शरीफ साहब, सर हमने तो क्योंकि हमें बर्दाश्त है, हम इत्तेहाद को कायम देखना चाहते हैं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आपने एक बात नोट की कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने सर मेरी बात एग्जैक्टली यही है, इमरान खान साहब की पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने आपस में इलेक्शन इत्तेहाद किया। मतलब ये इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि आप पीडीएम में मौजूद हैं। हाँ, अगर पीडीएम से पहले की बात होती दफा करते उसको हम। आप पीडीएम में मौजूद हैं, आपने किस तरह सीट एडजस्टमेंट कर दी, किससे इत्तेहाद किया, आपने किससे पूछ के किया? क्या उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि उसमें पहले नोटिस दें पीएमएलएन को और उनसे पूछें कि आपने ये बात क्यों की। दूसरी बात, हम आज भी मैं आपको बता रहा हूं, हम पीडीएम में रहना चाहते हैं। उसकी वजह क्या कि पीडीएम बनाई हमने, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। मैं किसी को
मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मुसद्दिक मलिक साहब, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं कहता हूँ हमारी बहन मरीम नवाज साहबा, लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी, एक तो वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी, कोई बात ही आपने पीडीएम के अंदर आके कहनी चाहिए थी। मैं आपको थोड़ा पस मंजर देता हूँ, उस स्टेटमेंट के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, पीडीएम सर प्लीज 2 मिनट प्लीज, फास्ट साहब 2 मिनट, मेरा ये मानना है वैसे साहब ने क्या कहा, सर अर्ज रिक्वेस्ट, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा कि पीएम पीपुल्स पार्टी का कोई भी आदमी पीएमएलएन की किसी भी स्टेटमेंट पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन क्या वो हमने खामोशी की, लेकिन एवरी डे कभी शायद का करना बंद, मैं वही शुरू में कह रहा था कि वो पूरी लीडरशिप जो है वो बयानात का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो टीवी पे आके हमें इस तरह डील कर रहे थे कि इस तरह वो पीटीआई को डील नहीं कर रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाए शर्जील साहब, चले लेट्स मूव ऑन अ बिट, ये एस्टैब्लिश हो, ये देखिए ये एस्टैब्लिश हो गया है कि पीडीएम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल में हम जो जमातें हैं पीडीएम की वैसे तो बात कर सकती हैं कि जी इंशाल्लाह जो है वो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पीडीएम इज डेड। मतलब बहुत ही बड़ी एक हैरत की बात होगी कि कल को अगर वो इस तरीके से फाल हो जाती है। चलें, खैर है, आपकी अपनी सियासत है, नून की अपनी सियासत है, पीटीआई को फायदा हो गया, लेकिन फरूख हबीब साहब, पीटीआई को फायदा इस तरीके से नहीं हुआ कि जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो तो उसी तरीके से चल रहे हैं। और मैं खासतौर पे बात कर रहा हूं जो ये ईसीसी का फैसला हुआ है, उसके बाद वो काबीना में गया है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन एक है कि जी ईसीसी जो है वो इस तरह का फैसला नहीं कर सकती कि इंडिया से जो ट्रेड है उस पर बैन हटा दें, वो फैसला काबीना का ही है। लेकिन ईसीसी ये भी नहीं करती कि उसको आके बाकायदा तौर पर अनाउंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद अगले दिन वो सारा का सारा मामला उलट जाए। तो यानी तासुर फरूख हबीब साहब ये आ रहा है कि राइट हैंड को पीटीआई के ये नहीं पता कि पीटीआई का लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। ये मामला क्यों नहीं हल हो रहे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मामला है जिस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में इसकी तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखना ज़रूरी है। एक पहलू ये है कि पाकिस्तान की एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, जो आर्टिकल 370 इन्वोक किया मोदी ने कश्मीर के स्टेटस को, जो मकबूजा स्टेटस है, जो मुतनाज़ा स्टेटस है, उसको ख़त्म करने के लिए उसने उसे अपने आइन का हिस्सा बना दिया। और दूसरी सूरत ये है कि जब पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान भारत के साथ दोनों मुल्क ट्रेड करते रहे हैं, 22 करोड़ की आबादी इस तरफ है, 1.5 अरब की आबादी उस तरफ है, और उस हवाले से एक कंटिन्यूस एक हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसका काम तजारती सरगर्मियों को परवान चढ़ाना है, जो बिज़नेस मैनों के साथ मुसलसल राब्ते में रहती है, और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कपास की कमी है, यान की कमी है, जिससे हमारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर और जो लोकल पावर लोग, लेकिन असल इशू वो नहीं है ना मुतासिर हुई। मैं सिर्फ आ रहा हूँ उसी जानिब आ रहा हूँ सर, मैं असल इशू है जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूवल दिया, बाद में उसको फारिग कर दिया। ये चीज समझ नहीं आ रही। देखिए फाहा साहब, मैं उसी जानिब आ रहा हूँ, देखिए बात ये है कि जब वो तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई, उन्होंने ईसीसी के सामने रख दी, ईसीसी ने उसकी अप्रूवल दी, लेकिन हमेशा जो ईसीसी के फैसले हैं वो फैसला छोटा हो बड़ा हो, उसकी तौसीक हमेशा कैबिनेट करती है। जब कोई चीज़ कैबिनेट के सामने जाती है तो काबीना का मतलब ही जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, उसका मतलब ये है कि वो काबीना का मतलब हुकूमत है, गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट के सामने चीज़ जाती है, काबीना के सामने चीज़ जाती है, तो पूरी एक कलेक्टिव विजडम अप्लाई होती है, तमाम सोच जो है वो सामने आती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूवल दे दी थी। नहीं, देखे नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूवल दे दी थी। देख सर बात ये है, जब काबीना के सामने चीज़ आई, मुशावरत हुई, कलेक्टिव विजडम अप्लाई हुआ, तो उसमें हमने जो कौमी मुफाद है उसको कारोबारी मुफाद के ऊपर, मुल्क के कारोबारी मुफाद के से ज़्यादा फौकियत दी, उससे ज़्यादा तरजीह दी, जिससे हमारा जो एक स्टेटस है जिसपे पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, आरएसएस की आइडियोलॉजी दुनिया के सामने एक्सपोज की है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक्सपोज किए, इमरान खान ने मोदी का भयानक चेहरा कौम को दुनिया को दिखाया, जिसकी वजह से वो बैकफुट के ऊपर भी गया। समझ के आ रही है, ठीक है फर्ज, इससे समझ आ रही है ये जो लॉजिक है कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी एज कॉमर्स मिनिस्टर, विच मीन्स के उनके ख्याल में ये पॉलिसी ठीक थी। फिर जब काबीना में डिस्कशन हुई तो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और काबीना की आर्गुमेंट सुनकर अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, जो मैं पहले सोच रहा था कि ये पॉलिसी ठीक है वो एक्चुअली ठीक नहीं है। मुझे तो ये समझ आ रही है।
देखिए बात ये दो अहम नुकात हैं जिन पे मैं तबसरा करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि तजारत के वज़ीर पूरे मुल्क को पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म खुद हैं और जो समरी गई है उसमें लिखा हुआ है कि तजारत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस समरी को देख भी चुके हैं और मंजूर भी कर चुके हैं। वो मंजूरी के साथ चली गई ECC में और यहाँ पे हमारे दोस्तों ने कहा, मैं बाकी तफसील बाद में बताता हूँ, कि वज़ीर आज़म दो मुख्तलिफ हैट पहनते हैं। भाई हमारे ख्याल में तो वज़ीर आज़म हर हैट जो है कौमी मुफाद का पहनते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौमी मुफाद, वो आर्टिकल 370, वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस जब उनके पास समरी आई तो उस वक्त उनके गुमान में जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क की खारजा पॉलिसी भी, दिफाई पॉलिसी भी, उनके गुमान में क्यों नहीं आई? लेकिन चलिए नहीं आई। जब वो ECC में गई तो आपको मालूम होगा, आप तो माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, कि वहां पे पूछा गया कि ये आप क्या समरी लेकर आए हैं, और उन्होंने आगे से कहा कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से आई है। जिस पे उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म की मंजूरी से आई है तो वज़ीर आज़म से ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो मंजूर है। मंजूर करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब वो काबीना में गई तो वज़ीर आज़म साहब ने पूछा कि ये किस तरह समरी गई, तो उन्होंने कहा जनाब ने भेजी है जनाब ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी। वो नए बेचारे वजीर थे, वो घबराहट में कह गए, उनको खामोश रहना चाहिए था कि वो कहना चाहिए था मुझसे गलती हो गई, छोड़ें सर, जाने दें। उनके मुंह से निकल गया कि जनाब ने खुद मंजूरी दी है, जनाब ने उसके ऊपर दस्तखत तो खैर सेक्रेटरी के होते हैं, लिखा हुआ है कि अप्रूवल दिया है। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौमी मुफाद वजीर आज़म के जहन में उस वक्त क्यों नहीं था जब वो समरी बनवा रहे थे, जब वो समरी देख रहे थे, जब उन्होंने समरी का अप्रूवल दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। मैं एक बात और करूंगा, वो ये है कि जब ECC का अप्रूवल से पहले जब समरी आई है तो एक खत लिखा मोदी को, आपने वो आया, इस पे भी आया, खबरों में भी आया। उस खत के अंदर ना तो आर्टिकल 370 का जिक्र है और उस खत में ना यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस का जिक्र है। और भारत का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि बायलैटरली हमसे बात करें। आपको पता पुराना, और हमारा मुकदमा ये है कि नहीं, हम तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक बात करेंगे। तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमारा सीज़ फायर हुआ, जो हमारे सरहदी इलाकों के अंदर शहरियों को बचाने के लिए हमारी दिफाई ताकत जो हमारी फौज है उसने किया, वो इसलिए किया कि हमारे लोग ना शहीद हों, ये एग्रेशन रुके। मगर उसको 370 आर्टिकल को भुलाने का हुकूमत का स्पिन ये है कि इसकी वजह से अब 370 का आर्टिकल भी गया, इसकी वजह से अब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस भी गई। नहीं किया है जी, मैंने माना है जी, मैंने खुद कहा है कि जम्मू और कश्मीर जी नहीं मुझे मालूम है सर। मैं तो ये एक सेकंड दीजिए जी, एक सेकंड, मैं ये सर वो पढ़ लेना, वो लाइन पढ़ लें। भारत तो अच्छा एक सेकंड के बाद पढ़ लेते हैं। भारत का मौकफ ये है कि हमसे आप बायलैटरल जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे, यही है ना साहब उनका। हमारा क्या है? हमारा है नहीं, हम ये कहते हैं नहीं, आर्टिकल 370 वापस हो और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हो। मैं इसी तजाद की बात कर रहा था। अभी तक हमारे पास इसकी कोई बाकायदा एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि पहले वजीर आजम साहब ने वो समरी को अप्रूव किया जो ECC में गई। ये फैक्ट है कि जब ECC में पूछा गया कि जनाब ये समरी आप यहां पे कैसे ले आए हैं, तो कहा गया कि वजीर आजम की अप्रूवल से आई है, और उसके बाद अगले दिन वजीर आजम खुद पूछ रहे हैं कि जनाब ये कहां से आई। इस तजाद की एक्सप्लेनेशन क्या है? डॉक्टर साहब, नहीं, बात मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि काबीना को चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं और काबीना ही गवर्नमेंट है, और जब कोई चीज़ ECC के सामने आती है तो उसकी तौसीक हमेशा काबीना ही करती है। अगर ECC में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक्सपोर्ट्स को दवाम देने के लिए उन्होंने एक डिसीजन किया कि अगर भारत से धागा और चीनी आ जाती है तो वो हमें सस्ती पड़ेंगी और टाइमली यहाँ पर पहुँच जाएंगी। वो उनका एक वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो उनकी समझ बूझ के मुताबिक उन्होंने डिसीजन किया, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल तो काबीना ने देनी थी। जबकि काबीना ने गुजारिश है, सुन लें जरा सुन लें, काबीना ने उसकी कोई अप्रूवल नहीं दी। और जो अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब स्पिन कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर को हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो भाई उफा डिक्लेरेशन में तो नवाज शरीफ ने जिक्र ही नहीं किया था कश्मीर का। मोदी के जब आप हलफ उठा के आए हैं तो आपने उनको ख़त लिखा, नवाज शरीफ साहब का मेरे पास वो भी पढ़ा है, मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें मोदी को बाकायदा तौर पे मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन उसमें तो
जम्मू एंड कश्मीर का भी जिक्र नहीं मुबारक किया बात गया तो था खैर नवाज आपने शरीफ भी की दी जानिब थी से। और हमें तो उम्मीद बात भी ये दिलाई है, थी कि मोदी हमने आएगा तो कश्मीर हल होगा, सर, हो सुन गया। तो लेना, सुन ले। हमने तो जो लेटर वजीर आज़म साहब ने लिखा है, उस लेटर में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान जो है वो अगले मामलात की तरफ जो है वो नहीं बढ़ सकता। बाकी जो है वो भारत चाहे हमारी सरहदें उसके साथ मिलती हैं, लेकिन जो 73 साल हमारा मसला मेन है वो तो कश्मीर का ही है ना, जम्मू एंड कश्मीर लेकिन का है। मंतक जो ईसीसी की जो मंतक जो समझ आ रही वो ये है कि वजीर आजम बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको सामने रखते हुए कहा कि ये अच्छी पॉलिसी है, चुनाचे इसको एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए और हमें चीनी को और कॉटन को एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वजीर आजम ने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो उससे ज्यादा बालातर है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट। चुनाचे मैं उस समरी को जो मैंने अप्रूव की थी अब मैं रद्द करता हूं। मैं एक बात देखें इसकी तस्दीक बात यह है कि इसको देखें, बात यह है कि इसको तो अब हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है ना, जिस किस्म का वो पहनावा देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सर सुन ले ना, सर सुन ले मैं आपको क्या कह रहा हूं, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में क्या होता था, वो मुस्तफा एम्पेक्स केस सुन लेना, मुस्तफा एम्पेक्स केस आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट मीन काबीना, वजीर आजम नहीं, नवाज शरीफ तो काबीना के इजलास ही नहीं बुलाते थे, अकेले फैसले लिया करते थे। यहाँ तो वजीर आजम ने काबीना के सामने चीज को लेकर आए, वहां पर डिस्कशन हुई, वहां पर कलेक्टिव विजडम अप्लाई हुआ, वहां पर डिसीजन हुआ। मेरे ख्याल में काबीना का डिसीजन सबके लिए सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। चलो ठीक है जी। मैं जब काबीना का इजलास शुरू हुआ तो शुरू में जब ये समरी आई तो मुबैना तौर पे वजीर आजम साहब ने एक बड़े इफेक्टिव वजीर को, जो हम सबके बड़े, हम जानते हैं कितने इफेक्टिव डॉक्टर साहब आप हमारी काबीना का हिस्सा कब से हो गए? आपने बुलाया ही नहीं यार आज तक। तो वहां पे मुबैना तौर पे बात तो कर लेने दे, ऐसे मजाक कर रहे हैं आप। तो सर आप हमारी काबीना के बारे में अफसाने तो ना बयान करें नेशनल टीवी में। सुन तो लेना यार, अफसाना अभी आपको क्या पता मैं क्या। अच्छा बताइए क्या अफसाना मैं सुनाने लगा। नहीं, ये बाखबर है ये। चलिए फाहद साहब आप बात करें तो समझ आती है कि आपके अच्छा बात तो करने दें यार, काबीना की अंदर की कहानियां भी वहां भी कोई कैमरा लगाया हुआ है, कितनी घबराहट है कि बात ही नहीं करने दे रहे। अभी तक अवाम को नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना आपको पता है ना मेरे भाई को पता है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये तो हम अप्रूव कर चुके हैं, इसका जाके नैरेटिव बिल्ड करें और दिफा करें और लोगों को ये बताएं कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो दिफाई या सलामती के वो अमूर मुख्तलिफ हैं, तो ये हमें ज़रूरत है इसकी। तो उस पर फिर 3 वजीर जो हैं वो बोले, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, ये तो लोग बिल्कुल हमारी बात नहीं किसी सूरत मांगेंगे कि ट्रकिंग की कीमत यानी 2 रुपए चीनी सस्ती करने के लिए आप जितने लोग मरे हैं कश्मीर में, अपेरेंटली अब आप जाके उनको ये बताएं कि सस्ती 2 रुपए हो जाएगी चीनी, इस वजह से वो लोग जो मर गए हैं उनकी खैर है, 370 वहां से मामला उभरा और फिर वजीर आजम। शर्जील मेमन साहब, ये तजाद आपको समझ आ रहा है कि तजाद की क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? फहद साहब बिल्कुल, ये मुझे क्या पूरी कौम को समझ में आ रहा है। इसमें 3-4 चीजें इफ एंड बट्स। मैं इसको इस तनाजुर में भी ले सकता हूं कि जी वजीर आजम साहब ने समरी साइन की, उनको खुद याद नहीं रहा कि मैंने समरी साइन की। दूसरा तनाजुर में ये ले रहा हूं कि वजीर आजम साहब को अगर कोई भी समरी पढ़ते हैं, जो साइन करते हैं वो पढ़ते नहीं है, कोई भी बड़ा ब्लंडर मार सकते हैं। तीसरी बात यह कि उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं है उनमें। चौथी बात मैं ये भी तनाजुर ले सकता हूँ कि जी वजीर आजम साहब कोई डिसीजन करने के अहल ही नहीं है, या मैं इसको थोड़ा और रिफ्रेश करूं कि जी उनकी वो चलती नहीं अपनी काबीना में, अपनी गवर्नमेंट में, कि एक डिसीजन उन्होंने एज ए मिनिस्टर किया है कि जी ये तजारत होनी चाहिए और फिर बाद में जब 3 वजीर उठ के खड़े हो गए तो ये उन्होंने कहा चाहिए इसको यू टर्न ले लिया। तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह।